हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। वेलकम करता हूं आप लोगों का स्टडी ग्लॉस पर। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। सोचकर देखिए कि शब्द कम है, गहराई ज्यादा है। कमी आपके अंदर वो है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अपना पूरा एफर्ट, पूरा पोटेंशियल उस कमी को दूर करने में लगा दिया है। और जब बाद में रिजल्ट आता है तो आप लोगों को लगता है कि ये कमी तो मेरे अंदर थी ही नहीं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको अपने ग्रुप से डिलीट कर दीजिए, अपनी हिस्ट्री से ऐसे लोगों को डिलीट कर दीजिए। संघर्ष किसके जीवन में नहीं होता? हर किसी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और जो इनसे पार पाता है जिंदगी में सफलता भी उनको मिलती है। मेहनत जो है वो ये सोच कर करिए आप कि क्या आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो क्या आपके पेरेंट्स के सपने को पूरा कर पाएंगी। और यदि आप लोग को लगता है कि नहीं, अभी मेहनत कम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर से सुनिए कि मेहनत जो है उसको दुगना कर दीजिए और उन सपनों के पीछे दौड़िए जिन सपनों को आपके पेरेंट्स ने देखा है। चलिए शुरू करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। आज है 18 जून और सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज को हम लोग कवर कर लेते हैं। चीन की ताइवान सीमा में सबसे बड़ी घुसपैठ जो है वो देखी गई है। टोटल 28 फाइटर जेट जो हैं वो ताइवान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। बेसिकली एक प्रातस जो आइलैंड है दक्षिणी चीन सागर के अंदर, वहां पर ताइवान का नियंत्रण है और इसी के ऊपर चीन ने घुसपैठ की है। बहुत ही जबरदस्त ये घुसपैठ मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर यदि किसी आइलैंड पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसी प्रातस आइलैंड के ऊपर हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। भारतवंशी सरला अमेरिका में संघीय जज के लिए नामित, तो फेडरल जो जज है वो हुई है सरला विद्या और इनको जो बाइडेन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। सफलता का परचम लहरा दिया है अमेरिका के ऊपर। हिंद प्रशांत व दक्षिणी चीन सागर में मुक्त आवाजाही की हिमायत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर फ्री जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड होना चाहिए। इसके साथ में जितने भी शिप्स हैं उनको बेरोक टोक आने जाने की वहां पर मोहलत होनी चाहिए। तो इसीलिए इस चीज की हिमायत की है राजनाथ सिंह जी ने। दोनों नेताओं की हाथ मिले लेकिन नजरें नहीं। यहां पे आप लोग डेट देख सकते हैं, 16 जून की डेट है। जेनेवा के अंदर ये बैठक करवाई गई थी जो कि एक न्यूक्लियर पैक्ट भी इन के बीच में साइन किया गया था। तो 5 की पॉइंट जो थे वो इसके थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साइबर अटैक्स। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी मैंने बनाए हैं, आप लोग देखना, बहुत ही बढ़िया उसमें कंटेंट है। तो साइबर अटैक जो है इसके बीच, इसको लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुतिन की एज है 68 और बाइडेन की एज है 78, तो 10 साल का डिफरेंस है। तो तजुर्बा जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर तो बोलता ही है। 7 सरकारी कंपनियों में बटेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है इसको डिवाइड किया गया है 7 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी कंटेंट जो है उसको बढ़ाना है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको अलग अलग काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है कंपनीज के अंदर। गहरे समुद्र में अभियान शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। कौन सा अभियान है? वो है डीप ओशन मिशन। ओशियन के अंदर कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनको खोजा जाना जरूरी है और इसके साथ में ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु में अब शेर को भी कोविड-19 से मौत। आप लोगों को पता होगा कि चेन्नई के अंदर एक पार्क है जहां पर रिसेंटली अभी एक शेरनी की मृत्यु हुई थी। उसका नाम है अग्रिनार। तो अग्रिनार जो बायोलॉजिकल जो पार्क है वहां पर एक शेरनी की मृत्यु हुई थी। अब जो है एक शेर की भी मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 से। जलवायु के अनुरूप खेती नहीं बदली तो होगा बड़ा नुकसान। देखिए जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो सीड्स हैं उनको भी चेंज किया जाना जरूरी है। हो सकता है कि वो सीड जो है वो कम टेम्परेचर के लिए बना हो, इसलिए जो भी मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसको अपनाया जाना जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ चुका है।
श्रीनगर में मेट्रो रेल का सपना होगा साकार। 2024 तक ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर जितना भी टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए मेट्रो रेल जो है इसको अब चलाया जाएगा, और इसके साथ में ही श्रीनगर, इसके साथ में ही जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा आपस में। मराठा आरक्षण आंदोलन पर नक्सलियों की नजर। रिसेंटली आपको पता होगा कि मराठा आरक्षण से कई युवा जुड़े हैं, और उन्हीं युवाओं को भटकता देख जो नक्सली हैं उन्होंने अपने कदम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं आगे की ओर। आप लोगों को पता होगा कि एक स्थान है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली के अंदर रिसेंटली कुछ पर्चे जो है वो ऐसे बांटे गए हैं जिन पर ये लिखा है कि यदि नक्सलियों को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे ये इस कदर जो है वो पर्चे बांटे गए हैं। देखिए, ये हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए काफी घातक जो है वो साबित हो सकता है। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, एनसीईआरटी और बैंकिंग की कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक क्विज अवेलेबल होगा। टोटल जो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे उनका एक क्विज जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 17 जून की रिवीजन। सबसे पहले एमसीक्यू को, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल राज्य से, और इसके तहत सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर जो है इसका विकास किया जाएगा। भारत में पहली बार सैन्य पुलिस में किस देश की महिलाओं को भर्ती करने का फैसला लिया है? तो वो कौन से हैं? नेपाल के। विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सूचना प्रौद्योगिकी पर किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने ट्विटर को समन भेजा है? तो वो है शशि थरूर। वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 14। वैक्सीन व दवाओं की आपूर्ति करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट जो है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है? तो वो है तेलंगाना। किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो वो है राजस्थान। डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार के अंदर कोसी नदी पर निर्मित किया गया है। बिहार के जर्दालू आम को किस देश में निर्यात किया जा रहा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो खिलाड़ी ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच गए हैं, मतलब सेमीफाइनल उन्होंने जीत लिया है, तो उनको सिल्वर मेडल जो है ये दिया जाएगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। तो ये है डॉक्टर प्रतीक अमौद जो हैं, इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये पहले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। 1 साल जो था ये इनका टेन्योर था, और इनके बाद में ही डॉक्टर प्रतीक अमौद जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो चलिए 18 जून की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने संसाधनों का पता लगाने और समुद्री संसाधनों का सतत विकास, मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कौन से मिशन को जो है वो मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, डीप ओशन मिशन जो है इसको मंजूरी दी गई है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है कि ब्लू रिवोल्यूशन जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। इसका मीन्स क्या है कि जितने भी समुद्री उत्पाद हैं, सी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाए, और उनकी सहायता से देश की जो इकोनॉमी है इसको थोड़ा बूस्ट किया जाए। और जिस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है वो है अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री। तो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा इस डीप ओशन मिशन को शुरू किया गया है। अभी हम लोग समझेंगे इसके बारे में। इसमें जो लागत आई है वो है 4077 करोड़ रुपए जो है वो इसकी लागत है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो ओशन है, हम लोग बात करेंगे अभी इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन के अंदर 6000 मीटर एक गहरा गड्ढा किया जाएगा। ठीक है, तो 6000 मीटर एक ड्रिल करने के बाद जो भी वहां से मिनरल्स प्राप्त हो रहे हैं उन मिनरल्स को बाहर निकाला जाएगा, और उनसे फिर क्या किया जाएगा? उनका यूज करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। यही नहीं है, यहां तक कि जो ओशंस हैं उनके अंदर समुद्री जो स्टेशंस हैं उनको भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई रिसर्च वर्क करना पड़े तो फिर ये ऐसे स्टेशन जो हैं ओशन के अंदर वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि सर ओशन के अंदर ऐसे क्या मिनरल्स हैं? तो चलिए न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि यूनियन कैबिनेट जो है उसने इस मिशन को अप्रूवल दे दी है। यहाँ पे आप लोग देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे हमारे पास में एक शिप है जो कि
ओशियन के बिल्कुल सतह पर तैनात है और इसके द्वारा एक रोबोट जो है वो ओशियन के बिल्कुल नीचे तल के अंदर इसको छोड़ा गया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ड्रिल करना शुरू करेगा और यहाँ पे देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये जो है इसको माइन करेगा और माइन करने की मैंने आपको बताया था कि 6000 मीटर तक ये इसको माइन करेगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ओशन के अंदर ऐसी माइनिंग की जाएगी तो सबसे ज्यादा जो मटेरियल निकलता है वो कौन सा है, मैग्नीज। और आप लोग जानते ही हैं कि मैग्नीज जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद में निकल है 4.7, उसके बाद में कॉपर है 4.3 और कोबाल्ट जो है वो 1% जो है, या फिर हम लोग कहें 1 मीट्रिक टन। ठीक है, 1 मीट्रिक टन, सॉरी परसेंटेज नहीं, मीट्रिक टन के अंदर ये रहेगा। और ऐसे पॉलीमेटेलिक, तो दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एक तो पॉली की मतलब प्लास्टिक की और उसके साथ में मेटेलिक की। तो हम लोग कहें कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है जबकि एक क्या है, नॉन कंडक्टर है। तो दोनों जो है वो मिलकर दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। चलिए बढ़े हम लोग आगे इसके बारे में। चलिए यहां पे देखिए आप लोग, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का जो कि बिल्कुल कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये पाया जाता है। और 200 नॉटिकल माइल्स का मीन है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.857 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखिए कि EEZ जो है वो यहां तक स्थित है और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो माइनिंग करना शुरू करेंगे। अब देखिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले USA ऐसा देश था जिसने इस टेक्निक को अपनाया, उसके बाद में रशिया ने इस टेक्निक को अपनाया, उसके बाद में फ्रांस ने, फिर जापान ने, और चाइना के बाद जो है वो अब 6th रैंक पर कौन सा कंट्री है, वो है इंडिया, जो कि डीप ओशन मिशन को अब अंजाम देने वाला है। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट जो है इसने 16 जून को ये मंजूरी दे दी है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये आता है डीप ओशन मिशन। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और इसके साथ में ही सस्टेनेबल यूज जो है वो उनका किया जाएगा। लागत आप लोग देख सकते हैं कि 4077 करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर आएंगे और टोटल 5 फेज जो है वो इसके अंदर पूरे 5 फेज के अंदर काम होगा और 5 साल तक ये काम जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज जो है वो 3 साल तक चलेगा। फर्स्ट फेज 3 साल तक, 2021 से लेकर 2024 तक, और उसमें खर्च होगा कितना, 2823 करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर खर्च होगा। और ये सपोर्ट करेगा कौन सी को, ब्लू इकोनॉमी को ये सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। यहाँ पे इसकी मेजर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड समर्सिबल। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो इसका ये जो है ऑब्जेक्ट है। इसके साथ में कई सर्वेज जो है एक्सप्लोरेशन वो इसके साथ में किए जाएंगे। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन, मतलब पूरा ओशन की जो है वो स्टडी की जाएगी, क्या क्लाइमेट चेंजेस जो है वो ओशन के अंदर हो रहे हैं, और इसके थ्रू जो है वो हम लोग सी बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके तहत हम लोग अपनी इकोनॉमी को भी क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर who has become the first woman from South Asia to be named a फेडरल जज इन US। तो ये क्या कौन है, वो है सरला विद्या जो है, इनको अपॉइंट किया गया है और ये साउथ एशिया के अंदर ऐसी पहली महिला है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनका जो टेन्योर है वो कितना है, वो है 7 साल का। 7 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और ये पहली महिला जो है वो बनी है। इनको नामित किसने किया है, कौन किसने इनको अपॉइंट किया है, तो जो बाइडेन के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट पर। जबकि ऋषि सुनक जो हैं ये कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर इनके पास में क्या है, एक होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, विद्या देवी भंडारी ये तो नेपाल की फर्स्ट वुमेन क्या है, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, सरला विद्या जो है वो नॉमिनेटेड एज फेडरल जज बाय बाइडेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि जिन स्टेट के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है वो कौन सा है, वो है
कनेक्टिकट जो है वो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेली हैं, इनसे पहले भी नीरा टंडन को जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एज ए सीनियर एडवाइजर के पोस्ट पर इनको तैनात किया जा चुका है। देश भर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री किसके पास में है? वो है अर्जुन मुंडा के पास में। अर्जुन मुंडा जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इसके साथ में जैसे एक तो ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गई और इसके साथ में यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत ही इस प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब सुनिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, देश के अंदर काफ़ी बड़ी जो संख्या है वो जनजातियों की है या हम लोग कहें आदिवासियों की है। तो पूरे देश के अंदर जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको उन आदिवासियों से अवगत कराना जरूरी है ताकि उसका जो है वो बेनिफिट ले सकें। और यही बेनिफिट देने के लिए आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसको। तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है 16 जून 2021 को। अर्जुन मुंडा जो हैं वो इस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। तो जितनी भी ट्राइबल जो जनजातियां हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन है क्या? सबका साथ सबका विकास, और उसके तहत ही ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। यही नहीं है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो पोर्टल है कि क्या केवल आदिवासियों के लिए काम करेगा? बिल्कुल, ये जो है वो आदिवासी या फिर जितने भी बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं उनके लिए काम करने वाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए पोर्टल जो है वो काम करने वाला है। तो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनकी सारी जानकारी इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी। भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला इंदौर में सामने आया है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, जो स्टूडेंट के पास में इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन तो एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ही डाल देता है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप लोगों को ये फील होगा कि जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो तो उसने क्वेश्चन में डाल दी है, अब वो आपसे एक स्टेप आगे पूछता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इसके लिए तैयार रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा एस्परगिलोसिस जो है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ए ऑप्शन है एस्पर्जर सिंड्रोम। तो एलन मस्क जो हैं इनको जिस बीमारी से अभी परेशान हैं वो कौन सी है? एस्पर्जर सिंड्रोम है। इसके अंदर जितने भी सोशल कनेक्टिविटीज हैं उनको वो काटना शुरू कर देता है। ठीक है, बातचीत करना बंद कर देता है। और यही सिंड्रोम जो है वो किसको है? एलन मस्क को है। देखिए, व्हाइट फंगस जो है, व्हाइट फंगस थी, ब्लैक फंगस थी, इसके साथ में येलो फंगस आई थी, और अब जो है वो ग्रीन फंगस आई है। और ग्रीन फंगस के लिए जो फंगस जिम्मेदार है वो है एस्परगिलिस। ठीक है, तो एस्परगिलिस जो है ये तो फंगस का नाम है, जबकि जो डिजीज है उसका नाम है एस्परगिलोसिस। ठीक है, दोनों के अंदर आप लोग ये फर्क समझना। बेसिकली ये जो मामला है वो एक 34 ईयर ओल्ड व्यक्ति है, कहाँ का है? वो इंदौर का है। तो उसके अंदर ये संक्रमण जो है वो अभी मालूम चला है। देखिए, यदि हम लोग इसके लक्षण की बात करें कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम के अंदर सबसे पहले कफ जो है, कफ आता है इसके अंदर, फिर बुखार आता है, इसके साथ में सांस लेने में तकलीफ होती है, आपके जो लंग्स हैं वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करते। और ये सिम्टम्स जो हैं वो किसके देखे जाते हैं? ग्रीन फंगस के। तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद में अब ग्रीन फंगस जो है वो आ चुकी है, और 34 ईयर ओल्ड पेशेंट जो हैं वो नोटिस में आए हैं इंदौर के अंदर। ठीक है, और ये इस तरीके का कौन सा है? पहला मामला यहाँ पे देखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एस्परगिलिस ये तो फंगस का नाम है। ठीक है, देखिए, जो ब्लैक फंगस थी उसका दूसरा नाम था क्या? म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस किस कलर के लिए? वो ब्लैक कलर के लिए। जबकि जो व्हाइट फंगस थी उसके लिए सिंड्रेला ये फंगस का नाम है। ठीक है, तो सिंड्रेला जो है, सिंड्रेला गिव्स व्हाइट
और एस्पर गिलिस जो है वो क्या करती है, ग्रीन और येलो कलर जो है वो फंगस का देती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चारों जो है ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस और ग्रीन फंगस के अंदर ये डिफरेंसेस जो है वो आप लोग इसको जरूर से नोट में रखिएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि सत्य नडेला जो है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट को क्या बने हैं, वो नियुक्त किए गए हैं चेयरपर्सन। ठीक है, तो 2014 के अंदर वो सीईओ थे और अब जो है इनको चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष बना दिया गया है। इनसे पहले कौन थे, तो जॉन थॉमसन जो थे वो सत्य नडेला से पहले क्या थे, अध्यक्ष पद पर थे। देखिए, बिल गेट्स ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है और इसके बाद में बिल और मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उनके कार्यों में वो लग गए थे। और रिसेंटली आपको पता होगा कि जो बिल गेट्स हैं और मेलिंडा गेट्स जो हैं इनके डिवोर्स का जो मामला है वो भी अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीईओ सत्य नडेला अपॉइंट्स एज ए न्यू माइक्रोसॉफ्ट चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन, वो अपॉइंट किए गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अंदर इनको नियुक्ति मिली है एज ए किसके तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर इनको बनाया गया है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था कंपनी को और काफ़ी इन्होंने आगे तक प्रोग्रेस करवाया था। तो यहाँ पे देखिए कि 50 ईयर ओल्ड जो है सत्य नडेला हैं, उन्होंने किनको रिप्लेस किया है, जॉन थॉमसन जो है इनको रिप्लेस किया, जबकि इनको देखकर लगता नहीं है कि इनकी एज जो है वो 50 साल पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप लोग जो इंपॉर्टेंट सीईओज हैं वो देख लीजिए, जैसे अमेजन के कौन है, जेफ बेजोस हैं। इंटेल के कौन है, रॉबर्ट एच स्वान जो हैं वो हैं। इसके बाद में ट्विटर देख लीजिए, जैक डॉर्सी हैं। मास्टर कार्ड के देख लीजिए, अजय पाल सिंह भंगा जो है वो सीईओ हैं। एडिडास के देख लीजिए, कैस्पर रॉस्टेड जो है ये एडिडास के हैं। नाइकी के तो आप लोग इंपॉर्टेंट इसमें देख सकते हैं। फेसबुक के तो आप लोग को पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, क्वालकॉम के आप लोग देखिए स्टीवन मॉलन कॉफ जो हैं वो हैं। गूगल के सुंदर पिचई है ही। इसके साथ में BMW। तो मेन जो हैं वो आप लोग यहाँ पे देखिए एप्पल के हैं टिम कुक। तो कई बार एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम्स के अंदर क्या करता है, वो मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे इज ऑब्जर्व। तो वो किस दिन जो है वो मनाया गया है, तो वो किस दिन मनाया गया है, 17 जून को वो मनाया गया है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो दिन मनाया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी डिग्रेडेबल लैंड है उसको हेल्दी लैंड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसको एक प्रोडक्टिव लैंड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि वो फर्टिलाइज हो जाए और वहां पर क्रॉप जो है वो उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। तो इससे निपटने के लिए ही ये जो है वो दिवस, जो डे है, ये मनाया जाता है। और इस बार की आप लोग थीम भी याद रखना, इसकी थीम है इस बार की रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वे बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। तो ये जो है वो इस बार की थीम है और ये UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, इब्राहिम थियाओ। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं इब्राहिम थियाओ जो हैं वो इसके सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2021 डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है वो 17 जून को अभी मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी एरिड है, सेमी एरिड है और डेजर्ट वाला जो एरिया है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, एक तरफ तो है डेजर्ट और एक तरफ है काफी फर्टिलाइज लैंड। अब देखिए डेजर्ट की जो मिट्टी है जब वो फर्टिलाइज लैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है तो इसे एक टर्म नाम दिया जाता है और वो कहते हैं मार्च। तो डेजर्ट मार्च जो है वो जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सपांड होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, डेजर्ट मार्च उसके अंदर हो रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन बेसिकली है क्या, तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन डज नॉट जस्ट मीन एन एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट। तो केवल एक्सपांशन होना ही वो डेजर्टिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तो प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाती है, इसके साथ में ही इनएप्रोप्रिएट लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, डेजर्टिफिकेशन इसको
कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीएम राइस स्कूल योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है और जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर परिवर्तन लाएगी? तो वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत ये सारे स्कूल जो हैं इनके अंदर ये योजना चलाई गई है। अब देखिए कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, और कुछ फार एरियाज हैं, वहां पर स्कूल एजुकेशन जो है वो नहीं पहुंच पाती, इसलिए टोटल 350 स्कूल जो हैं उनको ओपन किया जाएगा। किस योजना के तहत? वो है सीएम राइस स्कूल स्कीम जो है, इसके तहत ये सारा सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। और जहां पर कोई विद्यालय, कोई स्कूल जो है वो नहीं है, वहां पर भी स्कूल को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके साथ में ही जो फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्कस रिगार्डिंग एक्शन प्लान ऑफ 9200 सीएम राइस स्कूल, ठीक है। तो 15 जून की ये न्यूज है। चलिए, Recently, the ice of which glacier located in the continent of Antarctica is melting rapidly. तो ये जो ग्लेशियर है इसका नाम क्या है? तो वो है पाइन ग्लेशियर। तो पाइन ग्लेशियर जो है वो कुछ ज़्यादा ही काफ़ी फास्ट जो है वो मेल्ट हो रहा है, और जिस गति से ये मेल्ट हो रहा है यदि उसी गति से होता रहा तो यहाँ पर सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सी लेवल है उसमें 0.5 मीटर का इंक्रीमेंट, या फिर हम लोग कहें कि 1.6 फीट तक उसके अंदर इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और आपको पता होगा कि A76 जो ग्लेशियर है ये भी अंटार्कटिका का ही एक ग्लेशियर था, जो कि अभी टूटकर रिसेंटली अलग हुआ था। और अब बात की जा रही है किसकी? पाइन आइलैंड की जो है, यहां से ये ग्लेशियर जो है वो क्या हो रहा है? पिघलना शुरू हो रहा है। तो इससे समुद्री जल स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि CO2 लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और CO2 लेवल बढ़ने से वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। पिघलने से सी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होगा, और छोटे मोटे आइलैंड जो हैं वो यहाँ पर डूबना शुरू हो जाते हैं। और रिसेंटली इसका एग्जाम्पल है कि इंडोनेशिया ने अपनी जो कैपिटल थी जकार्ता, उसको ट्रांसफर करने का डिसाइड किया था। कहाँ पर? कालीमंतान के ऊपर। तो कालीमंतान के ऊपर उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट करने का बताया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जायंट आई शेल्फ क्रम्बलिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो उससे ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो पाइन आइलैंड ग्लेशियर है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये अब मेल्ट होना शुरू हो रहा है। तो अर्थ पर ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर अंटार्कटिका ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ स्थित है। पूरा बर्फ का ये जो है कॉन्टिनेंट है, और यहीं पे ग्लेशियर जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए, अंटार्कटिका मॉन्स्टर पाइन आइलैंड ग्लेशियर जो है वो अब पिघलना शुरू हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब जो है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रताश द्वीप किस सागर में स्थित है? तो रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा के अंदर है। प्रताश जो आइलैंड है वो चर्चा में है। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर स्थित है, ठीक है। लेकिन ये अब चर्चा में क्यों है? देखिए, चाइना के जो लड़ाकू विमान थे, एयरक्राफ्ट जो थे, उन्होंने यहाँ पर प्रताश द्वीप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हैवी बॉम्बिंग जो है वो करने का डिसाइड किया था। बॉम्बिंग स्टार्ट तो नहीं की, लेकिन ये जो है ये ताइवान के कंट्रोल के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है साउथ चाइना सी और ये है ताइवान। तो प्रताश जो आइलैंड है ये ताइवान के कंट्रोल में आता है, और चाइना ने क्या किया कि यहाँ पर 28 जो फाइटर प्लेन्स थे उनको यहाँ पर भेजा, और वो क्या थे? वो परमाणु हथियारों से लैस थे। और ये जो है वो ताइवान के अकॉर्डिंग ही, ये ताइवान के अकॉर्डिंग जो है ये आइलैंड यहाँ पर रन होता है। तो अब तक की चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ जो है वो मानी जा रही है। तो हांगकांग से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर, जबकि ताइवान से 410 किलोमीटर। तो चीन से जो है वो काफ़ी नज़दीक ये पड़ता है। तो साउथ चाइना सी जो है, यहाँ पे आप लोग जो रेड रेड लाइन देख रहे हैं इसको कहा जाता है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन इसको कहा जाता है, और चीन जो है वो इस क्षेत्र के अंदर अपना आधिपत्य बताता है। हाल ही में किस संस्था ने सरकारी संपत्ति के विकास, निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी एक ड्रोन को अनिवार्य कर दिया है? तो वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके
इसने क्या किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी सड़क निर्माण किया जाएगा, डेवलपमेंट जो कार्यक्रम किया जाएगा, इनका रखरखाव करने के लिए इन सारे प्रोजेक्ट की क्या की जाएगी, एक रिकॉर्डिंग जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग जो है ये की कब जाएगी, जब भी वहां पर ठेकेदार जो है वो अवेलेबल रहेगा, इसके साथ में इंस्पेक्टर्स जो हैं वो वहां पे अवेलेबल रहेंगे, तब जो है ये रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, और इन वीडियोस को एक पोर्टल जो है इस पे लॉन्च किया जाएगा, इस पर इनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पूरा रजिस्टर किया जाएगा, जिसका नाम है डेल्टा लेक। तो डेल्टा लेक जो है वो एक पोर्टल है, वहां पर ये सारे वीडियोस जो है रिकॉर्डिंग के वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। देखिए कई बार आप लोग देखते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लेकर कई बार डिस्प्यूट भी होता है, तो ऐसी डिस्प्यूट्स के अंदर ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, NHAI मेक्स ड्रोन यूजेज मैंडेटरी फॉर रिकॉर्डिंग नेशनल हाईवे वर्क। ठीक है, तो आप लोग ये PDF आप लोग इसकी डाउनलोड करना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारी PDF जो है इन्फॉर्मेशन वो आप लोग को अवेलेबल करवा दी जाएगी। आज का स्टडी ग्लोस आप लोग की क्वेश्चन ये है कि अक्रिनियार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें भी इसका जिक्र किया था और आप लोग को बताना है कि ये किस राज्य के अंदर स्थित है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे करना मत भूलिएगा। आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा पर, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। इसके साथ में ही लेक्चर की PDF जो है विथ आंसर्स वो प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इसके साथ में क्विज जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।